फ्रेंड्स सबको हाय, स्टॉक टॉक के सारे मेंबर्स को हाय। सो आई नो दैट कि यहाँ पर इस ग्रुप में बहुत से लोग बिगिनर्स हैं जो इन्वेस्ट करने की अभी सोच रहे या इन्वेस्ट कर चुके हैं, स्टॉक मार्केट में एंटर हो चुके हैं। बट लेकिन बिफोर गोइंग टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट क्या होता, शेयर मार्केट क्या होता, व्हाट देयर इज इन्वेस्टिंग, व्हाट आर टेक्निक्स, व्हाट आर टेक्निकल टर्म्स, व्हाट आर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये सब जानने के पहले हम एक चीज़ करेंगे कि हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, बट वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जस्ट मैं बोलूँगा, स्टॉक मार्केट नहीं बोलूँगा, मैं इक्विटी मार्केट बोलूँगा कि आपको इक्विटी मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट के और भी तो ऑप्शंस हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग अगर पैसे को ऐसे ही रखा जाए तो क्या, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया आपके माइंड में कि काय के लिए इन्वेस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, वाई इज़ द नीड टू इन्वेस्ट। तो पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये वीडियो जस्ट बेसिक वीडियो है कि इम्पोर्टेंस बताया जाएगा कि भैया इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, इन्वेस्टमेंट करने के क्या इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर इट। तो मैं एक सिनारियो बनाता हूँ कि आप इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में, तो क्वेश्चन आ जाता है कि भैया स्टॉक मार्केट नहीं इक्विटी मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, दूसरे एसेट लोकेशन में क्यों नहीं कर रहे हो। गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, उसके बाद कमोडिटी मार्केट है, उसके बाद आपका रियल स्टेट है, प्रॉपर्टी वाला है, हमारा एसेट्स है। देन वाई यू आर नॉट इन्वेस्टिंग देयर। ठीक है, आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। वाई देयर इज़ अ नीड टू इन्वेस्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो एक सिनारियो में लेता हूँ, उस सिनारियो की बेसिस पे आप समझ जाओगे कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। सिनारियो नंबर 1 ऐसा है कि सपोज़ आप एक जॉब सैलरीज एम्प्लॉय हो, यू आर हैविंग अ सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज़ पर मंथ, जिसकी हाइक हर साल 10% की हाइक होती है, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका 30,000 रुपीज़ पर मंथ है। इसको हम बोलते हैं जेब खर्च, या फिर खर्चा जो निकलता है हमारा घर का, इसको हम बोल सकते हैं जो महंगाई दर जो रहती है हर साल इंक्रीज होती है 8% के हिसाब से, हम इसको एजम्पशन ले लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन 8% है, 30,000 का खर्चा है पर महीने के, पर मंथ के हिसाब से, एंड हमारी इनकम जो है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, उसकी हाइक 10% की हाइक है हर साल। तो आज आपकी एज प्रेजेंट एज 30 ईयर्स की है और आप 50 ईयर्स तक काम करने वाले हो। तो ये इस साल 20 साल आपने काम किया और आपके पास कैश जो आया लेट जो बचा आपका 20,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर जैसे इंक्रीमेंट होगा आपकी सैलरी में और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को कट के जो भी अमाउंट आएगा करीबन आता है आपका अमाउंट 1.78 करोड़ रुपीज़ एट द एंड ऑफ 50 ईयर्स। जब आपकी रिटायरमेंट की एज होंगी वहाँ पर आपकी कॉपस जो आपका जमा होगा वो 1.78 करोड़ का होगा। कॉपस मतलब कैपिटल, मतलब जो पैसा आपका डिपॉजिट जमा होगा, कैश जो आपने कैश संभाल के रखा है, जो सरप्लस कैश आपके पास आया था घर में जो आपने संभाल के रखा है, वो 1.78 करोड़ हो जाएगा। तो 1.78 करोड़ एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट है। अब तो बहुत अच्छी बात है, आपको लग रहा होगा कि भैया कहाँ 50,000 रुपये पर मंथ मिलते थे और आज हमारे पास 1.78 करोड़ रुपीज़ है एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बट आप एक चीज़ भूल गए कि अब 50 ईयर्स की एज होने के बाद अब आपकी इनकम जो है, मतलब जो पैसा आपके पास आ रहा था, कैश इनफ्लो जो आ रहा था आपके पास, वो बंद हो चुका है। अब आपकी कैश इनफ्लो तो बंद हो गई, पर लेकिन कैश आउटले जो है, कैश आउटफ्लो जो है, मतलब आउटफ्लो मतलब एक्सपेंसेस, जेब खर्चा, घर का खर्चा, जो 30,000 रुपये पर मंथ था, जो 8% के हिसाब से हर साल बढ़ते जा रहा था, वो अभी भी 8% के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, हमने जम्सन बेसिस पे लिया है। और एक्सपेंस तो कभी ख़त्म नहीं होते, जब तक आप जीवित हो तो एक्सपेंसेस तो रहेंगे रहेंगे। सो ये एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज़ जो चल रहा था हमारे पर मंथ के हिसाब से, जो 20 साल पहले चल रहा था, उसका 8% इंक्रीमेंट होते होते आगे भी बढ़ते जाएगा और ये 1.78 करोड़ रुपीज़ में भी आपका वाइप आउट हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब 60 ईयर्स की उम्र में आपके पास फंड जीरो हो जाएगा। आर यू इमेजिंग, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। और जब आपके पास पैसा नहीं बचेगा तो आप उस वक्त क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि आप 60 ईयर्स की एज पे कुछ बिजनेस करो या जॉब करो। नो, कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास ऑप्शन। सो फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमको ये सोचना चाहिए कि उस वक्त हमारे लिए क्या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगी। दैट्स वाई वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू डू अ इन्वेस्टमेंट। हमको इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी है, हमने से वो कैश जमा करके रखा था अपने लॉकर में कि हम इसको यूज़ करेंगे एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बट लेकिन उसका यूज़ किया 10 साल बाद को ख़त्म, वाइप आउट, आपके पास कुछ नहीं बचा। सो देयर इज़ अ नीड टू इन्वेस्टमेंट। देयर आर 3 रीजंस टू इन्वेस्टमेंट करने की, 3 रीजंस है। पहले बात तो ये जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो हो रहा है,
हर साल जो आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस कीमत मतलब जो हमारी महंगाई दर बढ़ रही है उसको मीट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ फाइट करने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। सेकेंड, टू क्रिएट अ वेल्थ फॉर डेफिनेट पीरियड, एक वेल्थ क्रिएट करना है फॉर डेफिनेट पीरियड। और डेफिनेट पीरियड मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे चिल्ड्रंस का एजुकेशन, चिल्ड्रंस का हेल्थ, चिल्ड्रंस की मैरिज, या फिर कोई ड्रीम वेकेशन, या फिर फैमिली वेकेशंस, और यू कैन से रिटायरमेंट पॉइंट पे आने के वक्त आपके पास कितना फंड होना है, उसके लिए भी आपको सोच के रखना तो पड़ेगा ना, उसके लिए भी तो करके रखना पड़ेगा, उसके लिए तो वेल्थ क्रिएशन करना ज़रूरी है। एंड टू नीड विद योर फाइनेंशियल एस्पिरेशन, आपके फाइनेंशियल नीड्स के लिए जो भी आपको ज़रूरत हो उसको मीट करने के लिए हमको क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो बता दिया आपको कि भैया हाँ, इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है टू फाइट विद द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर से फाइट करने के लिए। सेकेंड, टू क्रिएट अ वेल्थ फॉर डेफिनेट पीरियड के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। एंड थर्ड बट नॉट इन द लिस्ट, टू मीट विथ योर फाइनेंशियल एस्पिरेशन, फाइनेंशियल नीड्स। ओके, एंड दिस आर 3 रीजन्स वाई वी नीड टू डू इन्वेस्टमेंट। हमको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत इन 3 कारण के वजह से है। ठीक है, मैंने तो बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट करने की क्या इंपॉर्टेंस है, बट कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, दैट्स द मेन पॉइंट, वेयर टू इन्वेस्ट। सो अब हम जब बात करते हैं वेयर टू इन्वेस्ट, तो एक एग्जाम्पल है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है हमको। सही है, आपने तो सिनारियो मैंने तो सिनारियो आपको बता दिया कि जब इन्वेस्टमेंट अगर मैं करता हूँ, नहीं करता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो मेरा सिनारियो क्या होता है, जिससे हमको क्या मिला था, 1.78 करोड़ रुपीज़ का कॉपस मिला था एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, जहाँ पर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। अब क्या होगा, सिनारियो सेम रहेगा, 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, हर साल आपको 10% सैलरी हाइक मिलेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आपकी 8% की है। ओके, और जो कॉस्ट लिविंग आपकी 8% हर साल, क्या कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो आपकी 8% से बढ़ते हैं, 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है हर साल 8% इंक्रीमेंट होगा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब आप जो सरप्लस आपके पास 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आएंगे, आप उसको क्या कर दोगे, इन्वेस्टमेंट कर दोगे कहीं दूसरी जगह। ठीक है, और जहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे आपको रफली एवरेज आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो उस केस में आपका एट अ टाइम ऑफ 50 ईयर्स के एज पे आपको क्या होगा, कॉपस आपका जनरेट होगा, 4.7 करोड़ का कॉपस जनरेट होगा। तो अगर मैं पहले से कंपेयर करूँ, अगर जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, एट दैट पॉइंट आपका 1.78 करोड़ रुपीज़ का कॉपस होता है टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ 50 ईयर्स ऑफ एज। एंड सेकेंड सिनारियो में क्या हो रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको 4.7526 करोड़ का क्या हो रहा है, आपको कॉपस हो रहा है। ठीक है, एट द एज ऑफ 50 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट। नाउ यहाँ पर यू कैन से दैट कि 3.5 to 4 टाइम्स एक्स्ट्रा पैसा जनरेट हो रहा है। सो यही है इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न, वाई आई एम सेइंग कि ये इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। जो मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पकड़ रहा हूँ 30,000 रुपीज़ पर मंथ, इसके अंदर जो मैंने है वो कंसिड्रेशन में क्या नहीं लिया, बहुत सी चीज़ें इसमें कंसिड्रेशन में लिया। चिल्ड्रंस की एजुकेशन हो गई, वेल्थ हो गया, उनकी मैरिज हो गई, ड्रीम वेकेशन हो गया, ड्रीम ड्रेसेस हमको लेना रहा था, वो चीज़ हो गई, हमारी ड्रीम्स थे, कुछ करने की चीज़ें थी वो नहीं कर पाए हम, फैमिली वेकेशंस हो गई, सारी चीज़ें हम मैंने कंसिड्रेशन पे नहीं लिया कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो 1.7 करोड़ जो मैंने कमाया उसमें से भी शायद तक बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो लेफ्ट आउट होकर बैलेंस होकर आपके पास कम पैसा बचेगा। सो वो चीज़ें मैंने कंसिड्रेशन पे नहीं लिया कॉस्ट ऑफ लिविंग में। कॉस्ट ऑफ लिविंग में हमारा जनरल एक्सपेंसेस जो लगता है घर पे, घर खर्चा, वो मैंने कंसिडरेशन पे लिया है। ठीक है, सो दिस इज़ द असेट्स अलोकेशन के बारे में जो मैं बात कर रहा था कि कहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको हम असेट क्लासेस बोलते हैं। कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दे आर 4 वेज टू इन्वेस्टमेंट के लिए, 4 जगह जहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि जहाँ पर फिक्स इनकम आपको मिलेंगी। सेकेंड, इक्विटी मार्केट में। सेकेंड, इक्विटी के बाद हमारे थर्ड आता है रियल स्टेट। एंड फोर्थ इज कमोडिटी मार्केट। ओके, जहाँ प्रीसियस मेटल्स बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, फर्स्ट वन हम फिक्स इनकम के बारे में जब बात करते हैं तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मीन्स हमारे कोई कैपिटल है, उस कैपिटल को हम इन्वेस्ट करते हैं। सपोज द बैंक इज ऑफरिंग यू फिक्स डिपॉजिट, जैसे बैंक हमको ऑफर करती है एफडी, तो एफडी में जब हम ऑफर हमको मिलता है, बैंक से एफडी का ऑफर मिलता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स इशू करती है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी लाइक एनएचआई वो क्या करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज आ गई, उन लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं, फिर कॉर्पोरेट हाउस बॉन्ड इशू करते हैं। ऑन एवरेज इस पे जो रिटर्न मिलता है हमको 8 to 11% के हिसाब से हमको इस पर रिटर्न मिलता है। पर लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो भी पैसा है वो सेफ़ है। मतलब जो भी आप कैपिटल डाल रहे हो उसके अंदर, वो आप कैपिटल जो डाल रहे हो वो प्रिंसिपल अमाउंट आपका सेव रहेगा, और उस पर कोई आपको रिस्क नहीं रहेगा कि दे वी गोइंग टू लॉस्ट। ओके, तो इस पर कोई रिस्क नहीं कि जो भी आपका कैपिटल है वो क्या होगा, इज़ गोइंग टू बी सेफ़। दैन सेकेंड एसेट हमारा जो है वो इक्विटी है। इक्विटी में कोई कैपिटल का कोई गारंटी नहीं कि कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर हमको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्किल्स,
patience and knowledge, and we have to wait for the better returns, and we have need a skills टू इन्वेस्ट इन इट. दैट्स वाई इसके अंदर रिटर्न भी बहुत जोरदार है. ऑन एन एवरेज ऑफ 14 to 15% यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट है इसका 14 to 15% का. ऑन एन एवरेज अगर आप बोलो मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात करो तो वहाँ पर 20% का रिटर्न मिल जाता है ऑन एन विद इन अ ईयर. सो इक्विटी में येस रिटर्न बहुत ज़्यादा है पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है. ये इसकी कोई श्योरिटी नहीं कि आप जो कैपिटल डाल रहे हो वो आपको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा. दैन मूविंग टूवर्ड्स हमारे दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलते. रियल स्टेट. अब रियल स्टेट की बात में करो तो सबको पता है कि इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. वी नीड अ ह्यूज कैपिटल टू इन्वेस्ट. हम स्मॉलर अमाउंट डाल के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. हमको बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए. और उसकी इनकम का सोर्स दो ही है, एक तो रेंटल इनकम होगी या फिर कैपिटल का एप्रिसिएशन होगा. और वी हैव टू वेट फॉर द करेक्ट बायर एंड करेक्ट टाइम टू सेल इट आउट. ओके, एक करेक्ट बायर चाहिए हमको, एक करेक्ट सेलर चाहिए सो दैट हम इसको क्या कर सकें, सेल आउट कर सकें. तो यही हमारे क्या हो गया, असिट्स हो गए. लास्ट बट नॉट द लिस्ट के अंदर जो फोर्थ वन है हमारा कमोडिटी मार्केट है. कमोडिटी मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रीशियस मेटल्स हो गया हमारे पास. तो गोल्ड एंड सिल्वर की बात करो तो ओवर द पास्ट 20 ईयर्स के अंदर हमको जो यहाँ पर रिटर्न मिला है वो ऑन एन एवरेज 8% का रिटर्न मिला है. नॉट मच एट्रैक्टिव हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो एट्रैक्टिव तो नहीं है इतना ज़्यादा, पर बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर क्योंकि इट्स अ प्रीशियस मेटल्स. येस कर सकते हैं, इट्स अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट. और उसके जो इन्वेस्टमेंट के तरीके वो ETF से भी कर सकते हैं या फिर ज्वेलरी में भी कर सकते हैं. सिमिलरली इक्विटी आपको स्टॉक एक्सचेंज में दिखेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE. यस, 2 टाइप्स के स्टॉक एक्सचेंज है, BSE NSE पे आपको वहाँ पे इक्विटी ट्रेड होती है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स दिस आर द असेट्स वे आई एम सेइंग दैट दिस इज अ इन्वेस्टमेंट के 4 जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. नाउ एक इन्वेस्टमेंट नोट मैं आपको देना चाहूँगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपना मनी का ऐसा यूटिलाइजेशन करना है कि ये असिट अलोकेशन जो मनी का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो अलोकेट हो चारों असिट्स के अंदर अलोकेशन हो. दैट्स वाई हम उसको क्या बोलते हैं, असिट अलोकेशन. कि मनी का जो बाइफिकेशन इनटू द 3 असिट क्लासेस में 4 असिट क्लासेस में आप जो कर रहे हो उसको मनी असिट अलोकेशन बोलते हैं. एक जनरल एग्जांपल दूंगा कि आप अगर यंग एज में हो तो आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ज़्यादा है. मतलब रिस्क एपिटाइट मतलब रिस्क बर्दाश्त करने की जो क्षमता है में बहुत ज़्यादा है. सो दैट आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, रिस्क ज़्यादा ले सकते हो. बिकॉज वाई, जहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहेगा वहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा रहेगा. तो इन दैट केस यंग प्रोफेशनल जो भी है वो क्या करना चाहिए, उनका जो असिट अलोकेशन है वो इस प्रकार होना चाहिए कि उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70% इक्विटी में होना चाहिए, 10% उनका प्रीशियस मेटल्स में होना चाहिए एंड 10% उनका कमोडिटी मार्केट में होना चाहिए. एंड लास्ट रेस्ट ऑफ द इज गोइंग टू फिक्स इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए. नाउ लास्ट बट ऑन द लिस्ट के अंदर जो एज उनकी रिटायरमेंट जो बंदे रिटायर्ड हो चुके हैं उनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 80% उनका फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. ठीक है, एंड 10% उनका होगा कमोडिटी मार्केट में हो जाएगा. ओके, एंड 10% इक्विटी मार्केट में हो जाएगा. सो ये टाइप के अलोकेशन उनके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए क्योंकि एट द टाइम ऑफ 80 ईयर्स आप वहाँ पर रिस्क एपिटाइट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रिस्क एपिटाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है. रिस्क करने की क्षमता जो रहती है वो कम हो जाती है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट की एज पे. जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होगा डेफिनेटली. नाउ मूविंग टूवर्ड्स एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट कि इन्वेस्टमेंट हम जब कर रहे हैं तो हमको बात याद रखना है कि आपकी जितनी रिस्क एपिटाइट है, आपकी लॉस क्षमता जितनी है उसको ध्यान में रखते हुए कीजिए. किसी ने कुछ बोला कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू ब्लैंकली फॉलो दैट इन्वेस्टमेंट ओपिनियंस. सो यू हैव टू स्टडी ऑल्सो एंड फॉर दैट आई एम हियर टू टेल यू वाई एंड वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दीज टॉपिक्स एंड ऑल. कुछ बातें ऐसी होती जो हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही नहीं कि भैया स्टॉक मार्केट में आए और आते से ही हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया. बहुत से लोगों ने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जिसकी प्राइस ऑन हाइक पे चली रही है, जो ओवरबॉट हो चुका है ऑलरेडी, जो ओवरबॉट की पोजीशन में आ चुका है, अब इन्वेस्टमेंट किया है एंड नाउ द स्टॉक्स आर फॉलिंग. सो यस, देयर विल बी सर्टेन इरेगुलरिटीज अमॉन्ग अस. हमको स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद उसको एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन करने के बाद हमको इन्वेस्टमेंट करना है. और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमेशा याद रखना कि भैया ये कभी रुकते नहीं किसी के लिए. मार्केट कभी किसी के लिए रुकता नहीं, मार्केट आगे बढ़ते रहेगा. आपकी स्टडी को टाइम पे पूरा करना ज़रूरी है. सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दिस इज़ द पार्ट दैट आई हैव टेल्ड इन दिस वीडियो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, just give me a feedback what type of improvements you need, what type of things that you want me to express or to share with you all. So for the next time, meet you soon all,
and yes, soon I will come with lots of investment decisions on in quality stocks also. So till the date, be always happy and keep smiling. This is Vishal Saluja signing off.